हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। सर, क्या लाए हो आज? तो बेटा, आज हमारे पिटारे से निकलेगा डिडक्शंस। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है और इसको हम आज फटाफट तरीके से पूरा खत्म करेंगे। दिस इज आवर वन शॉट फॉर मॉड्यूल 2 सिद्धांत बैच और हमारा चैप्टर चलेगा आज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सर सर आज जो हम पढ़ेंगे, अगर ये नोट्स चाहिए हो तो सर कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा, इन नोट्स को आपको अगर चाहिए तो ये हम हमारी पीडब्ल्यू ऐप पे जाकर आप इस वाले बैच में लॉग इन करेंगे, इनरोल करेंगे तो आपको ये बैच नोट्स मिल जाएंगे। बोलो ओके? यस सर। चलो बच्चों, तो ठीक है, बढ़िया है। नाउ बच्चों, हम शुरू करते हैं। सर क्या है चैप्टर? तो मैं बताता हूं बेटा क्या है चैप्टर, सारा शुरू से, है ना? ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से। ओके? हाँ सर, ध्यान से सुनेंगे। बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, ये है बेटा, ऐसी है कुछ बात। हम हमें हमें क्योंकि हम लोग टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, हमें कैलकुलेशन करनी होती है बेटा, कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम करनी होती है ऑफ मिस्टर असेसी, जो हमारे असेसी भाई साहब होते हैं, और असेसमेंट ईयर। और हमारे लिए बेटा जून के लिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 26-27, है ना? ये हमारे को करना होता है। नाउ बढ़िया सर, ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है सर। हाँ बेटा, बच्चों वाली है। इसे करने के लिए मेरे बेटा, इसे करने के लिए हमारे पास, हमने जो भी पांचों हेड की इनकम पढ़ी, पांचों हेड्स की इनकम, जो भी हमारी पांचों हेड्स की इनकम आती थी, डन। लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी की आई। सर एक लाइन ना और खींच दो सर। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, एक लाइन और खींच देते बेटा, एक लाइन और, ठीक है ना? चलो सुनना, हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई, हमारी सैलरी हेड की इनकम आई, हमारी पीजीबीपी की बेहतरीन इनकम आई, हमारा कैपिटल गेन की इनकम आई, हमारे अदर सोर्सेस की इनकम आई। ये सब कुछ हमने पढ़ा, है ना? हाँ। फिर हमने इसमें प्लस माइनस करा, क्लबिंग को जोड़ा, सेट ऑफ को माइनस करा, कैरी फॉरवर्ड को माइनस करा, ये सब कुछ प्लस माइनस करा, है ना? ये सारा काम होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए, सब कुछ होता गया, सब कुछ सही चलता गया। हाँ सर, ये सब कुछ अगर सही होता गया तो वी विल बी एबल टू फाइंड ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज बेटा ग्रॉस टोटल इनकम। ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है सर, ये तो मजा आया सर, ये तो हाँ हाँ बेटा मजा ही आएगा, डोंट वरी, अभी और मजे आएंगे। ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम थी, ठीक है? हाँ। नाउ ये चैप्टर का खेल शुरू होता है इसके बाद, इस चैप्टर का पार्ट शुरू होता है ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। सरकार अपने प्यारे देशवासियों को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, एचयूएफ्स को, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डिडक्शंस देती है। डिडक्शन इज अ बेनिफिट, डिडक्शन मिलता है, डिडक्शंस। और डिडक्शन के लिए बेटा इनकम टैक्स एक्ट का ना चैप्टर 6 से है, इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इस चैप्टर 6A के तहत डिडक्शन मिलती है, और जितनी भी डिडक्शन है, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं बेटा, 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्रीमियम पे होता है, LIC पॉलिसी का प्रीमियम। लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे 80D का बोल देता हूं, मेडिक्लेम का प्रीमियम पे होता है, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मेडिक्लेम का प्रीमियम, ठीक है? और सर, और बेटा एग्जांपल के तौर पे हम लोग दान पुण्य में बहुत भरोसा रखते हैं, तो 80G में डोनेशन का मिलता है ना? अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं, बहुत सारे हैं, 80 सीरीज वाले हैं।
जो भी मैंने लॉ के हिसाब से जिसका भी मैंने पालन कर दिया, सरकार मुझे बोलेगी भाई जा उसे तू अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर ले, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर ले, और फिर जो पैसा बचे उसे तू तेरी टोटल इनकम बना दे। और फिर जब टोटल इनकम आ जाएगी तो इसके ऊपर जाकर टैक्स वगैरह निकाल दो, जो भी टैक्स का प्रोविजन है जिसमें भी आप टैक्सेबल हो रहे हो, जाकर उसके अंदर आप टैक्सेबल इनकम निकाल दो। ये हमारा प्रोविजन कहता है ना। फिर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशंस होंगी, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो यहां तक का पड़ा था, ये अर्लियर चैप्टर्स में कवर था, अर्लियर चैप्टर्स का पार्ट था, अर्लियर चैप्टर्स में कवर्ड है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज करंट चैप्टर, कि कौन कौन से डिडक्शन माइनस होंगी, ठीक है ना। करंट चैप्टर बोले तो डिडक्शंस, ठीक है सर। एंड ये मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि दीज आर बेसिकली बेनिफिट्स। भाई ये बेनिफिट है हमारे लिए एज अ टैक्स पेयर या एज अ सेसी, दिस इज बेनिफिट फॉर मी, बट देयर इज अ लोचा, देयर इज अ लोचा। व्हाट इज द लोचा सर? मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस, सर ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस are available in ऑप्शनल रिजीम। बेटा ज्यादातर डिडक्शन सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में है, मतलब ओल्ड रिजीम में है, बहुत कम ही है जो न्यू वाले रिजीम में है। तो वो जब आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो आई होप बच्चे आपको एक बढ़िया वाला चैप्टर का शुरू करने से पहले एक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम असेसी को ये बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, दीज आर जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। एक्सेट्रा लिख देते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इनमें लिमिट्स आएंगी, है ना। बहुत सारे लिमिट्स हैं, वेरियस लिमिट्स हैं, कहीं कहीं जगह लिमिट नहीं भी है। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक चलेगा, और फिर हमारे असेसी भाई साहब की टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी, जो भी असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी डन। चलो सर, अब आप रेडी हो चुके हो बेटा। हम ना एक एक करके लाइन से सारी डिडक्शन पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं इसमें हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। आप लोगों को बस अपना कान खुला रखना है। अगर आप पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे हो तो उसमें आप थोड़ा बहुत नोटिंग करते हुए चल सकते हो, तेजी से। जो मैं हाईलाइट करूं उसे लिख लिया, या मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोला तो उसे लिख लिया। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा अच्छा हो सकता है। और एक क्वेश्चन भी आया 5 नंबर, या किसी क्वेश्चन का पार्ट बनकर आया, तो हमारे नंबर अच्छे हो जाएंगे, है ना। हाँ सर, चलो सर बेटा, हम पहला करने जा रहे हैं, हम हमारा पहला डिडक्शन करने जा रहे हैं एटीसी का। और ये इंडिविजुअल्स के लिए तो काफी फेमस सेक्शन है एटीसी। हम लोग कुछ पर्टिकुलर जगह पे अगर पैसा डालें, एक तरीके से इन्वेस्ट करें, सब में इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके से, ठीक है। कुछ अलग भी अदर देन इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन मेजॉरली इन्वेस्टमेंट ही है। तो सरकार हमें बोलेगी वाह यार तू कितना अच्छा है यार, ले तू डिडक्शन ले ले हमसे। तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी का प्रीमियम, ये सब लिखा हुआ है। पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ नहीं है बेटा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का अलग सेक्शन है। ट्यूशन फीस, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के जो ट्यूशन फीस का पोर्शन है बेटा, स्कूल की फीस की रिसीट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें से ट्यूशन फीस वाला कंपोनेंट यूनिवर्सिटीज का भी चलेगा। 5 ईयर की बैंक में एफडी करवाई है, नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीदे हैं, 5 ईयर का पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करवाया है, सीनियर सिटीजनशिप के अकाउंट में खोला पैसा डाला है, एनपीएस में पैसा डाला है, सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डाला है। दीज ऑल आर अलग अलग एलिजिबल पेमेंट्स, जहां पे हम लोगों ने पैसा डाला है। तो सरकार बोलेगी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जितना आपने पैसा डाला है, बट मैक्सिमम अप टू ₹1.5 लाख का डिडक्शन ले लो। बट दिस डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल इन, अगर आप डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट हो जाओगे, तो शिफ्ट आउट हो जाओगे तो कौन से वाले में आ जाओगे, ओल्ड वाले में। तो ये वही ओल्ड वाले के लिए है। मतलब
आप ना एक चीज अच्छे से समझ लो बस, किसको डिडक्शन मिल रही है, कब डिडक्शन मिल रही है, और कितनी डिडक्शन मिल रही है। अगर आपने ये चीज अच्छे से ध्यान रख ली, अगर आपने ये चीज पे अच्छे से काबू कर लिया, तो मैं पक्का पक्का कह रहा हूं बेटा, ये चैप्टर आपका बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा। टोटल जितनी भी डिडक्शन है उनमें से 7-8 तो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए हमारे, तो वो 7-8 को तो आपको बाय हार्ट याद करके जाना है एकदम बढ़िया तरीके से। बेस्ट देना है अपना, जितना आप बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देकर जाना है ना। जो 7-8 आएंगी, बाकी करनी सारी हैं, ऑलमोस्ट आप एक भी नहीं छोड़ के जाओगे, ये ध्यान रखना। एक भी अगर आप छोड़ के गए तो फिर हो सकता है वही वाली पेपर में आ जाए। हाँ, भाई एग्जामिनर को पता चल जाता है, आई डोंट नो कैसे पता चलता है, लेकिन पता चल जाता है। ध्यान रखना बेटा प्लीज, पता चल जाता है। चलो अब शुरू करते हैं बेटा। ये हमारा 80C का एक पोर्शन खत्म हुआ कि अलग अलग जगह पे हमने पैसा डाला तो हमारे को 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल गया, मैक्सिमम 1.5 लाख है। मैंने 2 लाख डाले हैं तो 1.5 लाख का मिलेगा, मैंने 40,000 डाले हैं तो 40,000 का मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख थे, ठीक है। अब ना इसमें एक छोटी सी बात है, ये अलग सेक्शन है। लाइफ इंश्योरेंस वाले में ना एक छोटा सा पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। क्या सर? अगर पॉलिसी इस दिन की है और अगर पॉलिसी इस दिन की है, या अगर पॉलिसी इस दिन की है, 3 टाइम पीरियड आएंगे अलग अलग। इन तीनों टाइम पीरियडों में एक ना परसेंटेज का खेल है, मैं अभी वो आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ इसमें गंभीरता वाला नहीं है, बहुत बेसिक सा है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। बोलो ध्यान रखोगे? यस सर, काहे नहीं रखेंगे सर। तो सुनना, अगर पॉलिसी 31/3/12 या उससे पहले की है, मतलब अप टू 31/3/12 की है, तो लॉ कहता है बेटा पॉलिसी में ना एक चीज होती है एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, ये सब में आएगा वैसे, एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो जितना हमारा एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड है उसका 20% का प्रीमियम अलाउड है, मैक्सिमम 20% का प्रीमियम। 20% ऑफ, मैं ना ये वर्ड हटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। 20% किसका 20%? सर 20% एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड का। मान के चलो 4 लाख की पॉलिसी है, तो 4 लाख का 20% इज 80,000, इतने का डिडक्शन मिलेगा, है ना। मैक्सिमम 1.5 लाख था, 20% अगर पॉलिसी इस दिन से पहले की है। बेटा अगर पॉलिसी 1/4 इसका अगला दिन 2012 से 31 मार्च 13 के बीच की है, तो फिर एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड का 10% मिलेगा डिडक्शन, 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, इतना डिडक्शन मिलेगा। डन। अगर ऑन और आफ्टर जो भी करेंटली भी है 1/4/2013 है या इसके बाद है, तो इसमें 2 केस है बेटा। अगर आप 80U वाली डिसेबिलिटी से परेशान है, 80U में ना कुछ बेटा बीमारियों के नाम वगैरह बता रखे हैं, वहां पे डिसेबल लोगों की हेल्प की गई है, उनको डिडक्शन मिली गई है, तो उसमें हो तो फिर 15% का डिडक्शन मिलेगा। 15% किसका? एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, हमने इसको बोल दिया ASCA। और अगर कोई अदर सिनेरियो है, हम लोग नॉर्मल है, अदर यानी नॉर्मल केसेस में, फिर बेटा वापस से 10% का डिडक्शन मिलेगा ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो ये 3% पे बेस्ड शायद क्वेश्चन बन जाए, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे को याद होना चाहिए। नाउ 80C इज कंप्लीटली डन। 80C एक बड़ा सेक्शन है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, तो ये हमारे को अच्छे से देखकर जाना है हमारे पेपर के लिए। डन है सर? हाँ सर डन है। चलो सर 80C का डन है। अब मैं अगले पे चलता हूं, 80CCC। बेटा इसकी ना ओवरऑल लिमिट तो वही है, 80CC वाली है,
बट यहां कुछ नई जगह पैसा डाला है, पेंशन फंड। इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा, एचयूएफ नहीं है। एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी एन्युटी प्लान, एन्युटी मतलब बेटा पेंशन, ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर, किसी के पास हमारा पेंशन फंड चल रहा है, पेंशन, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वही है, मतलब वो वाला मिलाकर और ये वाला मिलाकर, 80C मिलाकर और 80CCC मिलाकर, दोनों मिलाकर 1.5 लाख रुपए। अभी रुक जाओ, अभी 1.5 लाख रुपए में एक चीज और आएगी, अभी 1.5 लाख रुपए में एक चीज और आएगी, अभी एक और चीज आने वाली है, वो क्या है, वो अगले पेज में मिलेगी। अभी 80CCC में से पेंशन फंड है, डिडक्शन अलग से 1.5 लाख नहीं है, ये पिछले वाले 1.5 लाख में इंक्लूड है सर। 80CCD, अब इसमें दो बातें हैं, एक बात यहां लिखी है और एक बात यहां अगले पेज में लिखी है, करना ध्यान से देखना। 80CCC ये CCC वाला ये कब मिलता है सर, जब हम ओल्ड रिजीम में हैं, जब हम ओल्ड रिजीम में, ओल्ड 80C भी ओल्ड रिजीम में था, 80CCC भी ओल्ड रिजीम में, 80CCD देखते हैं। वो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या अदर एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का अलग होगा और अदर्स वालों का अलग होगा। कहां पैसा कंट्रीब्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, और आपको इसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी दिख जाएगा। अभी पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयर का, ठीक है। पर बेटा किसी भी पेंशन फंड में दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एम्प्लॉय भी देता है और एम्प्लॉयर भी देता है। तो कहता है अगर तुम सैलरीड इंडिविजुअल हो तो तुम्हारे को जितना तुमने कंट्रीब्यूशन करा है सैलरी का मैक्सिमम 10% मिलेगा। अगर तुम एम्प्लॉय हो और तुमने कंट्रीब्यूट करा है तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी का 10% का डिडक्शन मिलेगा। और अगर तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी डाल सकते हैं पैसा। In any other case, deduction under section 80CCD1 is restricted to 20% of gross total income. अगर सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 10% ऑफ सैलरी, अगर अदर्स है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम तक की मैक्सिमम लिमिट है 80CCD1 में। दिस इज 80CCD1, मैं से हाईलाइट कर देता हूं, 80CCD1, 80CCD1 की लिमिट है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, 10% सैलरी के केस में, 20% अदर्स के केस में। फर्दर एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000, बेटा ये दोनों 1.5 लाख के अंदर ही है, बट ये वाली एडिशनल है, नई 50,000 है, मतलब अब 2 लाख हो गई, 1.5 लाख पहले वाली यहां तक, और अब नई 50,000 इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD1B। इस सेक्शन में 50,000 और है, 1 के अंदर 50,000 नहीं है, 1B के अंदर 50,000 है। डिडक्शन अंडर 80CCD1 एंड 80CCD1B would be available only if the individual exercise, भाई दोनों ही जब ही मिलेंगे जब आप शिफ्ट आउट कर रहे हैं, मतलब ओल्ड वाले में, ठीक है। ये तो पूरा गाथा ही आप देखोगे हर जगह, मैंने शुरुआत में बता दिया था, ज्यादातर ओल्ड जगह पे ही है, ठीक है। अभी ना बेटा आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कहां कितना है। ये थी 80CCD1 और 80CCD1B की बात, ठीक है। और अब है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जिसकी बात है 80CCD2 में। द इंटायर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पूरा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले तो वो सैलरी का पार्ट बनेगा, फिर पूरे का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, बट डिडक्शन 14% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 14% तक का डिडक्शन है। वेयर द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर अदर एम्प्लॉयर है मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर है या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई और है, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई और है, तो फिर 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। ये वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला तो सिर्फ जब ही पॉसिबल है ना जब मैं जॉब करता हूं, है ना। जब आपने यहां पढ़ा तो यहां पे आपने ये देखा ना, अदर का भी देखा, तो खुद का तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं फिर एम्प्लॉयर वाला पॉइंट तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, तो वो लिखा हुआ नहीं है। फिर CCD2, दिस वन, ये वाला ये वाला ये वाला, ये दोनों रिजीम में मिलता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। 80CCD1, 80CCD1B ओल्ड रिजीम में है सर, बट 80CCD2 दोनों रिजीम में मिलेगा, ओल्ड हो या नहीं हो, ये ध्यान रखना है। फिर लास्ट में जाकर कहता है, एक सेक्शन है 80CC जो कहता है 80C के अंदर, CCCC के अंदर, CCD1 के अंदर 1 तक वाले में, 1B नहीं लिखा है, 1 वाला, सिर्फ 1 वाला, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला हटाकर और ये वाला भी हटाकर
तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। 80cce कहता है ये बात कि तीनों को मिलाकर 1.5 लाख है। तो 80c ये ना मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए, आप अभी ना 1 मिनट दे दो मेरे को। ये रहा सी, CCCC और CCD1 तीनों का मिलाकर 1.5 लाख है, ये 80cce कहता है। फिर 80CCD1B में 50,000 का और मिलता है, और एम्प्लॉयर वालों का तो अलग से है ही, 14% नॉर्मल के केस में और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में और अदर के केस में 10%। बस यही पढ़ाया अभी हमने। अब सी वाले सारे खत्म हो गए, सिर्फ एक CCH रह रहा है। ये तो अग्निवीर वालों के लिए तो अलग ही, एकदम अलग से पॉइंट है, एकदम बच्चों वाला है। बताओ बच्चे, हमने इसमें थोड़ा सा हल्का समय लगाया है, बट अब आपके क्लियर होना चाहिए पूरा। बढ़िया है। बताओ जी, डन बा? डन डना डन। चलो सर बेटा, बीच में अग्निवीर काफी फेमस हुए थे, न्यूज वगैरह में बहुत छाए हुए थे। कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इन लोगों के लिए भी एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? तो लॉ कहता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है पूरे का डिडक्शन मिलेगा, नो लिमिट, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 50,000, कुछ नहीं, पूरा मिलेगा, बट ओल्ड रिजीम में मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा पूरा। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का भी पूरा डिडक्शन मिलेगा, और ये दोनों में मिलेगा। खत्म हो गया सर? ध्यान सुनना, जो हमारा ये वाला है, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम हो, तुम्हारे को दोनों में एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट करा है वो पूरा का पूरा माइनस करना अलाउड है। तो दोनों का रिडक्शन मिलेगा, लेकिन दोनों में अनलिमिटेड मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। बट एक जगह सिर्फ ओल्ड में मिलेगा और एक जगह दोनों में मिलेगा। बेटा 80C वाले सारे टॉपिक खत्म होते हैं, अब मेरा शुरू हो जाएगा 80D। इंपॉर्टेंट में कौन कौन से हैं बेटा? इंपॉर्टेंट में 80C है, 80D है, 80G है, 80JJAA है, 80U है, 80TTA है, 80TTB है, एंड ऑल अदर्स। भाई सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बात खत्म, सारे करेंगे हम। कहीं तुम छटनी करके चले जाओ, ये वाला देखेंगे, वो वाला देखेंगे, अरे नहीं रे भाई, सारा देख के जाएंगे सारा। चलो सर, हाँ। अब बेटा मेडिक्लेम, मेडिक्लेम के अंदर वो मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना बेटा, ये वही है। याद आया? हाँ सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपना बीवी बच्चों का अलग और पेरेंट्स का अलग। सीनियर सिटीजन है तो 25 की जगह 50, और पेरेंट्स में भी कोई सीनियर सिटीजन है तो 25 की जगह 50, ये सब कुछ है इसके अंदर। कहता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, कैश के अलावा पे होना चाहिए। खुद के लिए, इंडिविजुअल के केस में खुद, बीवी और बच्चे, डिपेंडेंट बच्चे, और HUF के केस में फैमिली मेंबर, इन सबका मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। ये मेरा खुद वाला है 25,000 रुपए का, लेकिन मैं या मेरी बीवी कोई हम में से सीनियर सिटीजन है तो 25 की जगह 50,000, ये तो मेरा था। फिर अगर पेरेंट्स के लिए करवाया है, अगर मैंने पेरेंट्स के लिए करवाया है तो भी आपको 25 और 50 की एडिशनल लिमिट मिल जाएगी। मतलब सर, इंडिविजुअल का खुद का, स्पाउस का 25-50 है ना, 25-50 मतलब समझ गया ना, 50 जब सीनियर है। और इस तरफ पेरेंट्स का भी सेम है, 25 अगर वो सीनियर सिटीजन है, कोई एक भी सीनियर सिटीजन है तो 50, दोनों का मिलाकर बेटा। ऐसा नहीं है कि मम्मी का अलग 25 पापा का अलग 25 ना, मम्मी का अलग 50 पापा का अलग 50 ना, दोनों का मिलाकर है बेटा, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है। आगे कहता है, नोट दे रखा है बेटा यहाँ पे, सारा नॉर्मल सी चीजें दे रखी है। अगर आपने खर्च, लेट से मैं कहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी मिल जाता है 50,000 का पेरेंट्स का। बट अगर पहले ही मेडिकल प्रीमियम का 50,000 ले लिया तो फिर एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50,000 है, चाहे उसमें तुम अब एक्सपेंडिचर कर दो, चाहे तुम पॉलिसी ले लो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैक्सिमम 50,000 है। फिर
एक 5,000 वाला पॉइंट और है, वो भी मैं बता देता हूं। हेल्थ चेकअप के लिए बेटा 5,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, और वो 5,000 भी इस लिमिट के अंदर ही है, अलग से नहीं है। ये जो ओवरऑल हमने लिमिट पढ़ी ना 25-50 वाली, ये इसी के अंदर है, अलग से कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये लिखा हुआ है बेटा, ये बहुत 5,000 वाली बात ये लिखी हुई है, ठीक है। ये बहुत अजीब बात है और बुरी बात है यार, सब कुछ ओल्ड में ही है। दिमाग में आ रहा होगा सर ओल्ड में ही क्यों है, न्यू वाले में क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा न्यू वाले में ना टैक्स रेट कंसेशनल है, टैक्स रेट ऑलरेडी कम है, और अगर सरकार ने डिडक्शन दे दी तो टैक्स और भी कम हो जाएगा। तो ओल्ड वाले में टैक्स रेट ज्यादा है बट डिडक्शन ज्यादा है, टैक्स रेट भी ज्यादा है, डिडक्शन भी ज्यादा है, तो ठीक ठाक है। बट यहाँ टैक्स रेट कम है ना, क्योंकि पहले ही सरकार ने आपको एक बेनिफिट दे दिया कि टैक्स रेट कम है, तो सरकार यहाँ पे आपको दूसरा बेनिफिट नहीं दे रही, डिडक्शन बहुत कम के बराबर दे रही है, ना के बराबर दे रही है। एटीडी गोज टू आवर मेडिक्लेम, ये हमारी मेडिक्लेम को जाता है, ठीक है। बेटा तेजी से ही पढ़ेंगे। एटीडीडी बेटा, अगर मैं किसी ऐसे इंसान को संभालता हूं जो बेचारे डिसेबल्ड है और मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मुझे फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 का, और अगर उनकी जिनकी मैं टेक केयर करता हूं 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट में लिखा होता है कितना डिसेबल्ड है, तो फिर 1,25,000 का फ्लैट है, फ्लैट, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, फ्लैट 1,25,000। मेरा कितने भी खर्चे किए हों, कुछ भी यहाँ पे बता रखा है क्या क्या खर्चे हुए हो, ट्रीटमेंट हो, ट्रेनिंग हो, रिहेबिलिटेशन हो, या जो भी खर्चे, वट एवर भी द खर्चे, सब चलेगा ठीक है। बेटा एक ना पिछले वाले पॉइंट में मैं इतना आपको एक बार बताने आता हूं, ये जो 5,000 वाला पॉइंट था ना, इसमें ना आप कैश में भी कर सकते हो, लेकिन बाकी जो प्रीमियम 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 था वो कैश में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, बाकी सारा कैश में नहीं हो सकता। लेकिन जो 5,000 वाला प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला था, ये वाला प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये है तो लिमिट के अंदर, बट ये कैश में भी किया जा सकता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। चलो, एटीडीडी के केस में बेटा ये डिपेंडेंट डिसेबल्ड वाले पॉइंट थे, डीडी डिपेंडेंट डिसेबल्ड, याद करना इज नॉट अ बिग डील। एटीसी एलआईसी ऐसे, एटीडी मेडिक्लेम, डॉक्टर, डी मतलब डॉक्टर, मेडिक्लेम, एटीडीडी डिपेंडेंट डिसेबल्ड। सर एटीडीडी बी इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा अगर कोई स्पेसिफाइड बीमारियों का इलाज चल रहा है। इंडिविजुअल है तो किस किस का मिलेगा, एचयूएफ है तो किस किस का मिलेगा, इंडिविजुअल है तो खुद का मिलेगा, बीवी का मिलेगा, चिल्ड्रंस का मिलेगा, पेरेंट्स का मिलेगा, ब्रदर सिस्टर जो भी डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, उन सबका मिलेगा। एक्चुअल जितना खर्चा किया वो मिलेगा या 40,000, मैक्सिमम 40,000। लेकिन अगर जिनका इलाज हो रहा है वो सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 1,00,000 का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट लगा दिया 1,00,000। बोलो भाई डन। 80 डीडीबी में मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन है बेटा, 80 डीडीबी में मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन है, ये ध्यान रखना, मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन है, ठीक है सर। अगला 80E बेटा, क्या पढ़ाऊं मैं इसके अंदर, इंडिविजुअल हो और आप लोग पढ़ाई करने जा रहे हो, हायर एजुकेशन, तो जिस चीज के लिए आपने लोन लिया है एजुकेशन के लिए, उसके प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। जिस साल से आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू करा उस साल से अगले 7 सालों तक, तो जिस साल से पे करना शुरू करा 1 साल, और अगले 7 सालों तक मिलेगा, मैक्सिमम मतलब 8 सालों तक मिलेगा, बट लोन ही लेट से 5 साल चला तो 5 साल का डिडक्शन मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है, सारे के सारे इंटरेस्ट का मिलेगा, बट दिक्कत यह है ओल्ड रिजीम में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वाले रिजीम में मिलेगा। 80E अगर पढ़ाई लिखाई के लिए लोन किया है, अगर पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लिया है, किया है मतलब लोन लिया है, बताओ जी क्लियर है क्या? चलो जी, कहता है ये 80E मतलब एजुकेशन। अरे जानबूझकर ऐसे रखे हुए हैं क्या ऐसे मन में आपके ना डाउट आ रहा होगा, सर जानबूझ के रख दिया है क्या, मतलब नाम ऐसा रखा है कि बच्चे को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए तो भाई ऐसा कुछ नहीं है,
80 बस सीरीज से लगे हुए हैं सारे सेक्शन। एजुकेशन, किसी बैंक से ले आओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले आओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से ले आओ, पढ़ने के लिए ले आओ, हाँ हायर एजुकेशन का हो, ये ध्यान रखना, ओल्ड रिजिम में मिलेगा। बेटा 80E में ना सब में इंटरेस्ट ही है। 80EE के अंदर भी इंटरेस्ट का ही मिलेगा, बट यहाँ पे हमने घर खरीदा है और उस घर के ऊपर इंटरेस्ट पे हो रहे हैं। ये 24B के अलावा है, हाउस प्रॉपर्टी वाले के अलावा है। डिडक्शन 50,000 रुपए तक का मिलेगा। अगर बैंक से लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे किया होगा, लेकिन शर्त है लोन सैंक्शन हुआ हो। सैंक्शन मतलब बेटा अप्रूव, लोन अप्रूव हुआ हो 2016-17 के बीच में, लोन 35 लाख तक का होना चाहिए और जो घर खरीद रहे हो वो अप टू 50 लाख तक का होना चाहिए। तो फिर आपको हर साल 50,000 रुपए का, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतना, मैक्सिमम अप टू 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर। फिर आगे बेटा आप दूसरा घर खरीद रहे हैं, मतलब दूसरे सेक्शन में 80EE है, यहाँ पे भी बेटा हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यहाँ पे लिमिट थोड़ी सी ज्यादा हो गई। यहाँ पे लोन अप्रूव हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2022। यहाँ पे घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख और आपके पास पहले से कोई और घर नहीं होना चाहिए। अलग अलग टाइम पीरियड में सरकारें आती हैं और अलग अलग घोषणाएं करके जाती हैं, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। 2016-17 में अलग लालच दिया होगा, 2019-22 के बीच में अलग लालच दिया होगा, तो ये अलग अलग टाइम वाइज जब लॉ बने होंगे तो उसके हिसाब से ये बता रखा है। ठीक है, तो ये भी एक डिडक्शन है। सर क्या है आज एप्लीकेबल है? हाँ बेटा, जिन्होंने इस टाइम के बीच में लोन लिया होगा 10 साल का, तो 2019 से 10 साल का लोन 2029 तक चलेगा, तो उन्हें सेक्शन 80EE के अंदर डिडक्शन मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। ठीक है सर। 80EEB, बेटा ये आ गई हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो ना, गाड़ी खरीद रहे हो और स्कूटी खरीद रहे हो और सारा इलेक्ट्रिक खरीद रहे हो। सरकार कह रही है बढ़िया है यार, अच्छी बात है, पॉल्यूशन कम होगा, तो सरकार ने इसमें भी आपको डिडक्शन दिया 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट। बेटा सब में इंटरेस्ट है, सब में इंटरेस्ट है, बैंक से जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, 1/4/19 से लेकर 31/3/2023 के बीच का लोन होना चाहिए और मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगेन ओल्ड रिजीम में मिलेगा। भाई अब आएगा एक अच्छा पॉइंट, यहां पे हम 10 मिनट लगाएंगे आराम से, ये आपको सुनना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ सर, इसमें थोड़ा सा शांति रहना। चलो देखना ध्यान से। सर क्या बनाया है? सर ये बेटा ऐसे ही बनाया है, समझना। ATG डोनेशन का है। 4 तरीके की कैटेगरी है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 में जितना भी आपने डोनेशन दिया है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों लाखों जितना लेना है ले लो। कैटेगरी 2 में जितना आपने डोनेशन करा है, दान बेटा दान, उसमें 50% का डिडक्शन मिलेगा, 50% का डिडक्शन मिलेगा विदाउट लिमिट, कोई लिमिट। 50% कितना भी हो सकता है, मैं करोड़ों में भी ये डिडक्शन ले सकता हूं, विदाउट लिमिट है। बस ध्यान है जितना डोनेशन करा है उसका 50%। कैटेगरी 3 में बेटा 100% डिडक्शन है, जितना डोनेशन करा है 100% ऑफ डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा। बट इसे अलग क्यों बनाया? क्योंकि बेटा इसमें ना लिमिट है, लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट जिसे हम कहते हैं, क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, इसमें लिमिट है तो 100% बट एक लिमिट के अंदर।
और कैटेगरी 4 इसमें 50% ऑफ डोनेशन का मिलेगा, जैसे यहाँ कैटेगरी 2 में था, बट यहाँ विदाउट लिमिट था और यहाँ पे विद लिमिट है, विद क्वालिफाइंग लिमिट। समझ में आया क्या हुआ? 4 तरीके की डिडक्शन की कैटेगरियां हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है और लिमिट है, और इसी के बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। अब लिमिट कितनी है सर? तो बेटा लिमिट है लिमिट है इन दोनों में एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%। हमने क्लास में इसके शानदार क्वेश्चन करे। 10% का जो भी अमाउंट आएगा उसमें से यहां पे और यहां पे डिडक्शन जाएगी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगा बेटा? एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी, जो भी आपकी जीटीआई थी, उसमें सब कुछ माइनस करना, बस 80G वाली का कुछ नहीं करना। समझ में आया? 80G वाले को इग्नोर कर देना, कैपिटल गेन वाली को इग्नोर कर देना, फिर जो इनकम बचेगी वो हमारी बनेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, चारों कैटेगरी कौन कौन सी है, 10% वाली बात सब। सर क्या है लिमिट याद करनी, ये कैटेगरियां याद करनी पड़ेगी? हाँ बेटा। कैटेगरी 1 में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, स्वच्छ भारत, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम केयर्स फंड, ये सब कुछ है। कैटेगरी 2 ये दोनों विदाउट लिमिट वाली है, इसमें सिर्फ एक ही है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। असल में ना ये 3 याद कर लेना, इनके अलावा इसमें तो बहुत सारे हैं, तो नीचे के 3 याद हो जाएंगे तो बाकी बचे हुए फर्स्ट वाले में आ जाएंगे। ठीक है, आगे 100% विद लिमिट वाले में लोकल अथॉरिटी फैमिली प्लानिंग को लेकर प्रमोशन हो रहा है, और 50% विद लिमिट वाले में कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए दे रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के अलावा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क वगैरह में दे रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी है, 100%, 50%, नो लिमिट, नो लिमिट, 100%, 50% विद लिमिट, विद लिमिट। लिमिट कितनी है ये मैंने बता दिया, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन दो ये लिमिट सिर्फ तीसरे और चौथे में एप्लीकेबल है। कैसे निकलती है ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, या ना स्टेप वाइज तरीके से बता रखा है। ये हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का तरीका। कंप्यूट करनी है इनकम एज रिड्यूस बाय, सब कुछ माइनस करना, बस सारी डिडक्शन माइनस करना चैप्टर 6 वाली 80G को छोड़कर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इन सबको भी हटा देना, फिर जो इनकम बचेगी वो होगी एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर इसका 10% निकालना, और 10% थर्ड और फोर्थ वाले में यूज होंगे। थर्ड वाले में पूरा 100% यूज होगा जितना डोनेशन करा है, और फोर्थ वाले में जितना डोनेशन करा है उसका 50% यूज होगा। तो ये हमारा 80G का डोनेशन है, ये स्टेप वाइज तरीके से यहां पे लिखा हुआ है बेटा। ये है मेन चीज, और इसके अंदर यहां पे कौन कौन से वो पता होने चाहिए। यहां पे तो एक ही था ड्रॉट रिलीफ फंड, यहां पे कौन कौन से वो पता होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग वाला, यहाँ पे कौन कौन से वो पता होने चाहिए, चैरिटेबल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब वाले। ऐसे करके याद करना पड़ेगा, बिना याद करे हुए, मतलब पर्टिकुलरली इस टॉपिक में तो आपको ये कैटेगरियां याद ही करनी पड़ेंगी, और कोई रास्ता नहीं है। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, बढ़िया भाई बढ़िया, अति उत्तम भाई, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गुड गोइंग गुड गोइंग। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है? बेटा आगे और सेक्शन है, बट 80G इंपॉर्टेंट था सर। 80GG बेटा, 80GG ना आपको उससे रिलेट करेगा, HRA से। ये कहीं ना कहीं HRA वाला ही है, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। बस ध्यान रहे ये उन इंडिविजुअल को मिलता है जिन्हें HRA नहीं मिलता। लिखने का तरीका सेम ही है, फॉर्मूला वगैरह। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, HRA में कहता था 40% ऑफ सैलरी, यहाँ है 25% ऑफ टोटल इनकम। वहां था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम, या 5000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। ये फॉर्मूला लगाओ, तीनों में से जो भी लोअर फिगर आएगी उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन जब नहीं मिलेगा जब ऑलरेडी आपका घर है,
भाई जब ऑलरेडी आपका हाउस है तो फिर रेंट पेड का डिडक्शन क्या मिलेगा, और ये ओल्ड रिजिम में मिलेगा। बेटा ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में इसका कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों 80 जीजी इज बेसिकली सिमिलर टू एचआरए, बस जिनको एचआरए नहीं मिलता उनको 80 जीजी का डिडक्शन मिल जाता है। बस यहाँ पे सैलरी की जगह वर्ड यूज होता है टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, एंड थर्ड वन इज फ्लैट 5000 पर मंथ। पूरे साल का कैलकुलेशन करना होता है, पर ईयर का, पर एनम, पूरे साल का। ठीक है सर, ओल्ड में मिलेगा। बेटा 80 जीजीए, जीजीबी और जीजीसी तीनों ही बहुत छोटे से हैं। तीनों के अंदर क्या लिखा हुआ है आओ मैं आपको तेजी से बता देता हूं। सर जीजीए, अगर मैं डोनेशन दे रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जीजीए, वो इंसान जो पीजीबीपी की इनकम नहीं कमाता, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम कमाते हो तो इसके लिए तो सेक्शन 35 बना हुआ है। पीजीबीपी के अलावा वाले तो जितना आपने डोनेशन करा है पूरे का मिलेगा, पूरे का मिलेगा। लेकिन 80 जी नहीं है बेटा, ये जीजीए है। ठीक है, 2000 से ऊपर का पे करोगे तो कैश में मत करना, बैंक से करना, 2000 तक कैश चलेगा। और ओल्ड रिजीम में बेटा ही मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। अगला अगला इंडियन कंपनी डोनेशन दे रही है जो 115 बीए और बीए बी में नहीं है, कंपनियों का डिफॉल्ट वाला सेक्शन है। तो हमारी कंपनियां पे कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन। भाई साहब जितना कंट्रीब्यूट करा है सबका डिडक्शन मिलेगा, बस कैश में मत करना। तो कंपनियां जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती हैं, मिलती है डोनेशन? हाँ सर मिलती है, जग जाहिर है। तो ये जो डोनेशन मिलती है दिस इज बेसिकली बेनिफिट फॉर कंपनीज, कंपनी को इनका डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करें लोकल अथॉरिटी को, अदर देन लोकल अथॉरिटी और कंपनी वगैरह के अलावा हम लोग पे करें, यहाँ पे बता रखा है एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, हम लोग कंट्रीब्यूट करें 80 जीजीसी के अंदर, तो भी डिडक्शन हमें भी मिल जाएगा, बस कैश में पे नहीं करना। तो ये तीनों के अंदर दो तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन जा रही है या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और जो पहला पॉइंट था उसमें ये वाला अच्छा था, ये तो सच में भला है। गांव का विकास हो रहा है या साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, इसमें तो डोनेशन बढ़िया आता है, और इसमें डिडक्शन मतलब तीनों में कोई लिमिट नहीं है, ना लाख, ना 1.5 लाख, ना 50,000, कोई लिमिट नहीं है। पूरा का पूरा जितना भी आप डोनेट करोगे पूरा का पूरा का डिडक्शन मिल जाएगा। चलो सर आगे बेटा 80 JJAA मस्त टॉपिक है, एकदम मस्त। अगर हमने हमारी कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज को रखा है तो जितने न्यू एम्प्लॉयज रखे हैं ना उनकी सैलरी का 30% पूरे 12 महीने का 30% का डिडक्शन मिल जाएगा अगले आने वाले 3 सालों, मतलब टोटल 3 सालों तक डिडक्शन मिलेगा। बट किनका मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। 44 AB में हो, मतलब आपका टैक्स ऑडिट होता है, आप पीजीबीपी के बंदे हो, बिजनेस करते हो, तो जितने भी नए एम्प्लॉयज रखे हैं उसका 30% का डिडक्शन मिलेगा, 3 असेसमेंट ईयर्स तक मिलेगा। ये दोनों रिजीम में मिलता है, ओल्ड और न्यू। मस्त है ये बात, ओल्ड और न्यू दोनों में। अब मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं, ध्यान से देखना, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। मेन बातें, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ने चाहिए, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होने चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है सर। दूसरा ये यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा सैलरी सिर्फ बैंक से ही देना, बैंक से दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, कैश में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा बैंक से मतलब आईएमपीएस यूपीआई जैसे देना है वैसे दे दो, आईएमपीएस यूपीआई जो करना है कर लो, चेक वगैरह सब चलेगा। ठीक है। थर्ड, अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है और मोर देन 25,000, 25,000 से ज्यादा वाले, तो इनका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अप टू 25,000 है तो डिडक्शन मिलेगा, है ना, 25 से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। अप टू 25 है तो ऐसे जितने भी इंप्लॉयज है सबका मिलेगा। फिर अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो
तो डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉय पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता तो वो नकली एम्प्लॉय हो सकता है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगले पेज पे ले रखा है, कम से कम 240 दिनों का वो होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, कम से कम 240 दिन काम किए हो। लेकिन अगर लेदर और कोई अपैरल्स फुटवेयर में बिजनेस करते हैं तो 150 दिन का मिनिमम एम्प्लॉय होना चाहिए, 150 दिन लगभग काम होने चाहिए। अगर नॉर्मल बिजनेस में 240 से कम करे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेदर वाले में 150 से कम करे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये अलग अलग कंडीशन पढ़ी मैंने तेजी से, ये सारी कंडीशन का पालन करो, फिर जितने भी लोग एलिजिबल बचे उनकी सैलरी निकालो, जितने महीने उन्होंने जॉब करी है, फिर जितने महीने उन्होंने जॉब करी है उसका 30% निकाल दो, वो डिडक्शन मिल जाएगा 80 JJ के अंदर। भाई बोलो क्लियर है? अच्छा पॉइंट था, पेपर में बन सकता है बेटा 80 QQB क्या होता है सर? 80 QQB बहुत इजी है। 80 QQB कहता है जो लोग ऑथर है सर्टेन बुक्स के अदर देन टेक्स्ट बुक्स, उन लोगों के लिए सरकार ने, बेटा वो ऑथर है ना, उनके लिए कुछ अलग से स्पेशल प्रावधान किए गए कि उन लोगों को जो कॉपीराइट बेचकर जो पैसा वगैरह मिलता है उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो फ्लैट है बेटा 3 लाख इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, और 3 लाख विच एवर इज लेस, जितना आपने कमाया वो, या 3 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 3 लाख है। लेकिन अगर आपको पर बुक का पैसा मिलता है लमसम, ये तो लमसम है एक साथ, लेकिन आपको पर बुक के हिसाब से पैसा मिलता है, कई बार पर बुक के हिसाब से मिलता है, तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस अदरवाइज देन बाय वे ऑफ लमसम, लमसम नहीं मिल रहा मतलब पर बुक मिल रहा है, देयर इनकम टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो फिर आपकी इनकम हर बुक की 15% मैक्सिमम होगी इनकम। तो अगर पर बुक मिल रहा है तो आपकी इनकम होगी पर बुक का मैक्सिमम 50%, 15 मैक्सिमम 15% आपकी जितने की भी बुक बिक रही है उसकी आपकी इनकम मानी जाएगी, और फिर मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेजिम में मिलेगा बेटा। सेम है बेटा आरआरबी, वहां था बुक्स का, यहां है पेटेंट का, सेम लिमिट है 3 लाख रुपए या फिर जितना आपने कमाया विच एवर इज लोअर, सेम है ओल्ड रेजिम में मिलेगा। बेटा ये दोनों है तो छोटे से लेकिन पेपर में आने लायक है, 80 TTA और 80 TTB। क्या है सर? बेटा TTA के अंदर जो हमारे रेजिडेंट्स है उनका सेविंग अकाउंट का बैलेंस है, SB अकाउंट कहते हैं इसे, सेविंग अकाउंट बैलेंस है, तो इनमें जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है मैक्सिमम 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम 10,000 का ओल्ड रिजीम में, चाहे बैंक में हो सेविंग अकाउंट, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो जो बैंकिंग वाला काम करती है। लेकिन 80 TTB कहता है वो रेजिडेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, भारत के रेजिडेंट होने चाहिए, सीनियर है प्लस रेजिडेंट है, उनका सेविंग और FD भी है यहाँ पे, टर्म डिपॉजिट, उनका सेविंग और टर्म डिपॉजिट दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर 50,000 तक की डिडक्शन है। नॉर्मल रेजिडेंट के लिए डिडक्शन का अमाउंट कितना है बेटा? 10,000। ठीक है, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लिमिट भी ज्यादा है और उनके लिए बातें भी दो हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन है, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन है, और सीनियर्स के लिए इंटरेस्ट का भी है, सेविंग वाले का भी है और FD वाले का भी है, दोनों का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो जब क्वेश्चन में एज गिवन होती है तो वो एज से ये वाला आंसर चेंज हो सकता है, दोनों ही जब मिलेंगे जब ओल्ड रिजीम में है। खत्म। बताओ बच्चों क्लियर है क्या? सारे याद आ रहे हैं क्या? ये सब आपने बचपन में पढ़े हुए हैं, बचपन में मतलब बचपन में मतलब भाई जब आपकी क्लासें हुई होंगी। चलो आओ शुरू करते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो, कहता है सर 80U आया था ना नाम, शुरुआत में मैंने बताया था 80U आएगा। 80DD और 80U सेम है, बस वहां पे कोई इंसान डिसेबल्ड मेरे पे निर्भर था तो मुझे डिडक्शन मिला, यहां पे मैं खुद डिसेबल्ड हूं, मुझे खुद को डिडक्शन मिलेगा, बाकी फिगर भी सेम है। रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए वो इंसान जो बेचारा खुद ही डिसेबल्ड है उसके पास
मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्टर दे देते। फ्लैट डिडक्शन 75,000 रुपए का मिलेगा, और अगर मेरी बॉडी 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है तो फिर 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन। बट दिक्कत ही तो यही है भाई, ओल्ड रेजिम में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेजिम में मिलेगा। यानी बेटा 80U। हाँ सर। अब आगे चलते जाओ चलते जाओ। अब ना बेटा कुछ ना छोटी छोटी है, मैं इनको शॉर्ट मतलब इनके आने के चांसेस बहुत कम है पेपर के अंदर, लेकिन ये ICSI की बुक में दे रखे हैं तो ये एक बार हम जरूर से देख लेंगे। डन ना। ATPA। PA बेटा अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो वहां पे सुना होगा प्रोड्यूसर कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी सच में प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उनके कुछ डिडक्शन की बात है। 100% डिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस to a producer company having a total turnover of less than 100 करोड़, 1 करोड़ से 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपको जितना प्रॉफिट है उसका डिडक्शन मिलेगा। बेनिफिट shall be available for previous year relevant to assessment year commencing on or after 1 अप्रैल 2019 बट बिफोर 1 अप्रैल 2025। इस दिन से पहले पहले मिलना था, तो ये टाइम तो अब खत्म हो गया, हम तो अब 2026 का अप्रैल भी निकाल दिए, तो अब ये इसका रेलिवेंस बचा नहीं है, बट बुकों में दिया हुआ है तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। चलो सर अगला ATP। बेटा जो सोसाइटियां पैसा कमाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो कॉटेज इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सामान प्रोसेसिंग में और डिस्पोजल के सामान में इन्वॉल्व है ना, अपने लेबर्स को सप्लाई करने का काम करती है, क्रेडिट फैसिलिटी का काम करती हैं, ये सारे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनकम में भी आपको 100% इनकम का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या ज्यादा कुछ याद करना है? नो बेटा। मिल्क बेच रहे हो, ऑयल सीड्स बेच रहे हो, फ्रूट बेच रहे हो, वेजिटेबल्स बेच रहे हो, जो भी अपने मेंबर्स को बेचकर पैसा कमा रहे हो उसका 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखना, अपने मेंबर्स को बेचकर जो भी पैसा कमा रहे हो उसका 100% का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आगे ATP के अंदर ATM। बेटा जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड पे करती है, इसे कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड पे करती है, तो बेटा जब एक कंपनी ने दूसरी को पे करा, मैंने आपको डिविडेंड पे करा, तो मैंने तो डिविडेंड मेरा प्रॉफिट है ना, मैंने तो टैक्स पे कर ही दिया। अब जब मैंने आपको पे करा तो ये आपकी भी इनकम हो गई, आप भी टैक्स पे करोगे क्या? अरे आप कुछ गलत लगा ना? हाँ, मेरा इनकम था, मैंने इनकम कमाया, मैंने टैक्स दे दिया, अब उसमें से कुछ डिविडेंड बांटा, तो टैक्स तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, अब मैंने आपको डिविडेंड दिया, आपके लिए भी इनकम है तो अब आप भी डिविडेंड दोगे। तो सरकार कहती है यार ये तो गलत हो जाएगा, तो सरकार कहती है आपको जो पैसा मिला आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, सिंस ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स जमा हो रखा है। ये लिखा हुआ है वेयर GTI ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इन एनी प्रीवियस ईयर। किसी कंपनी की इनकम में एक ऐसी इनकम है जो उसे किसी और कंपनी से डिविडेंड मिली है ना, किसी से मिली है, देन इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी अलाउड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, तो उस डोमेस्टिक कंपनी को डिडक्शन मिलेगा जितने का उसे डिविडेंड मिला है। जितने का डिविडेंड मिला है जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, उतने का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि अब वो मेरी इनकम बन चुकी है। अगर ये डिडक्शन नहीं मिलता तो डबल टैक्सेशन हो जाता। फिर बेटा 10AA, ये वाले सेक्शन ना बेटा, ये जो यहाँ पे मैंने अलग से लिखे हुए ये सब हमारे ICSI के मॉड्यूल में गिवन है, तो हमने वहीं से इसको उठा के लेकर आए। अब है बेटा ये ना एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा भटक गया है। आप देख रहे होगे सारे 80 वाले, और ये बेचारा भटक के यहाँ आ गया। ये कुंभ के मेले में भटक गया था बेटा। हाँ, मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, ये बेसिकली कुंभ के मेले में भटक गया था। कुंभ में तो अच्छे अच्छे भटक गए। ये क्या था? 10AA बेटा। 10AA SEZ, हमने ये नाम सुना होगा कभी ना कभी, तो हम लॉ पढ़ने वालों के लिए तो ये बहुत ही फेमस वर्ड है। SEZ, स्पेशल नॉट स्पेशल, स्पेशल सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले जो एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट पे जो प्रॉफिट कमाते हैं, जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसका डिडक्शन मिलता है भाई इनको 15 सालों तक, 15 साल तक डिडक्शन मिलता है। बेटा सुनना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कोई एसएससी जो प्रॉफिट कमा रहा है किसी ऐसी यूनिट से जो SEZ में है, वो सामान बनाता है और उसे एक्सपोर्ट करता है। कुछ कंडीशन है, ये आपने फेमा के अंदर पढ़ा होगा, 6 महीने के अंदर जो भी बाहर एक्सपोर्ट करा है उसका 6 महीने के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब का एक सर्टिफिकेट लगेगा और रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल हो गया होगा। तो ये 3 बेसिक सी कंडीशन है। 6 महीने के अंदर जब एक्सपोर्ट करा है वहां से पैसा भारत में आ जाना चाहिए, रिपैट्रिएशन फेमा में कहते हैं। दूसरा,
डिडक्शन जब भी मिलेगा जब चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब का एक सर्टिफिकेट लगेगा, और थर्ड जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया होगा। सर डिडक्शन मिलेगा कितना, कितने सालों तक मिलेगा? बेटा 15 सालों तक मिलेगा। शुरुआत के 5 साल में पूरा 100%, अगले 5 सालों में 50%, उसके अगले 5 सालों में 50%। बस अकाउंट में पैसा डाल देना, अपने पास मत रखना। एक एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट होता है, उसमें पैसा डाल देना। तो 15 सालों तक मिलेगा। बस शुरुआत के 5 सालों में 100 पूरा मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो कहता है जितना एसईजेड का प्रॉफिट था वो मल्टीप्लाइड बाय जितना एक्सपोर्ट का टर्नओवर था डिवाइडेड बाय जितना टोटल टर्नओवर था एसईजेड का। मान के चलो एसईजेड ने प्रॉफिट कमाया 40 लाख, पूरा एसईजेड का टर्नओवर था 5 करोड़। इतनी बड़ी फिगर क्यों लिख रहा हूं मैं? अरे यार हट जा, सीधा 5 करोड़। और एक्सपोर्ट का टर्नओवर था मान के चलो 3 करोड़। तो 40 लाख को 3 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, 5 करोड़ से डिवाइड करो, फिर जो फिगर आएगी उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। जिस साल में उस हिसाब से मिलेगा। शुरुआत के 5 साल में तो 100% मिल जाएगा, अगले 5 साल में तो उसका 50% मिलेगा। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा एसईजेड का प्रॉफिट होना चाहिए, एसईजेड का प्रॉफिट होना चाहिए, यहां पे एसईजेड का टर्नओवर होना चाहिए, और ऊपर एसईजेड का एक्सपोर्ट का टर्नओवर होना चाहिए। तो जैसे ये फॉर्मूला लगेगा ना, जैसे ही फॉर्मूला लगेगा वैसे ही एसईजेड का एक्सपोर्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो सिर्फ एसईजेड का प्रॉफिट है, पूरी एसईजेड का प्रॉफिट है, मुझे उसमें से सिर्फ एक्सपोर्ट वाला चाहिए। तो जैसे ये फॉर्मूला लगेगा एसईजेड का एक्सपोर्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला ये कहता है, और फिर ये कंडीशन थी, ये हमारे को ध्यान रखनी है। बोलो बेटा, डू यू गेट द पॉइंट? डू यू गेट द पॉइंट? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। सर देखो, सर देखो, एटीसी एलआईसी, एटीडी डॉक्टर, एटीई पढ़ाई और लिखाई, एटीजी डोनेशन, एटी जाजा आ मतलब जे ए न्यू एम्प्लॉइज, एटीटीटीए बोलो 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 रेजिडेंट इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का 10,000 वाला, एटीटीटीबी रेजिडेंट ही थे बट सीनियर थे बेटा, सीनियर 50,000। इसमें सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों था, सेविंग और एफडी दोनों था, यहां पे सिर्फ सेविंग था, सेविंग अकाउंट। फिर एटीयू हाँ डिसेबिलिटी वाला, ठीक है। इतने तो हमको एट एनी कॉस्ट याद करके जाने ही है, प्लस एंड all other sections also like ATEEA, like ATQQB, like ATRRB, like AT जो भी आपने पढ़ा ना, ATPA, ATP, all other section 10AA, 10AA को तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10AA। इस तरीके से हमारे को सारा करके जाना है, नॉट अ बिग डील है। आप इस टॉपिक को, आप इस चैप्टर को बेसिकली, आप इस कंप्लीट चैप्टर को कितना टाइम देना बेटा? गिव इट अराउंड, रीड करते हुए चलना, तो 1.5 आवर टू 2 आवर थॉरो रीडिंग प्लस लर्न फिगर्स। आप इतना काम करो, दिस चैप्टर विल बी योर एक बढ़िया चैप्टर हो जाएगा। यू विल फील द कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन इसके एकदम सरल लेवल के आएंगे, कोई घुमावदार, कोई अजीब सा क्वेश्चन नहीं आता। अगर हमारे को एक चैप्टर याद है, अगर हमारे को ये सारी बातें याद है, तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन हम आराम से कर जाएंगे।
या तो अलग से क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले बताया, या तो यू विल गेट अ डिफरेंट क्वेश्चन सेपरेटली। जनरली पहले बहुत आता था ये, लेकिन जब से नई रिजीम आई है, जब से ये कम हो गया है, बट हाँ कभी भी आ सकता है। तो 5 नंबर का कोशिश क्या पता आ जाए, तो अपन पूरे आने चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी आया तो फर्स्ट टोटल इनकम वाले में तो इसका कुछ ना कुछ जरूर डाला जाता है, 2-3 नंबर का पार्ट तो इसका रहता ही रहता है। तो हम इसे छोड़ने की गलती तो गलती से भी नहीं करेंगे, गलती बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। मत छोड़ना, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से नंबर आ जाएंगे बेटा, पक्का। तेजी तरीके से, मतलब मैंने आपको अभी 1 घंटे के अंदर कराया ना, आप डबल समय ले लो भाई, डबल समय ले लो और पूरा रिवाइज कर लो, क्या दिक्कत है। अगर 2 नंबर भी आए या 5 नंबर भी आए, मैं तो कह रहा हूं 1 नंबर भी आए, तो यार 1 नंबर कोई कम है क्या, ऐसी की तैसी हो जाएगी 1 नंबर लाने में। तो प्लीज इसे पढ़ लो अच्छे से, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके आराम से, है ना। क्लबिंग अभी आपको मिला हुआ, क्लबिंग सेट ऑफ, और अभी ये मिला, तो ओवरऑल अगर दोनों में से 5-5 नंबर बना, बेसिकली 3 चैप्टर हो गए, तीनों में अगर हमारे को 2 में भी 5-5 के नंबर के आए तो 10 नंबर का कंटेंट हमारा डन है। फिगर्स अच्छे से याद करना, सेक्शन याद करने की कोशिश जरूर करना इस चैप्टर में, क्योंकि सेक्शंस से ही बातें बनती है, ठीक है। चलो मिलेंगे बच्चों फिर नए वन शॉट में किसी नए कंटेंट के साथ, मस्त तरीके से। मैंने सिर्फ पढ़ाया, मैंने कहीं बाहर की कोई बातें नहीं करी, 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ लगातार पढ़ाया, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, कोई एक्स्ट्रा बिना मतलब की चै पे नहीं, ओनली 1 आवर प्योर स्टडी, प्योर प्योर प्योर, यही मेरी कोशिश थी। चलो बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। वन शॉट में नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक का बटन दबा देना, और थैंक यू बाय बाय, टेक केयर।